अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माही ने दरवाज़ा बंद किया तो आरव बोला, हाँ जा ही रहा हूँ और इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आरव गुस्से में आकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया, इसकी इतनी हिम्मत, अब मैं इसको बताता हूँ। यह कहकर वह सो जाता है। सुबह होते ही वह ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है कि तभी संदीप आकर बोलता है, सर ब्रेकफास्ट रेडी है। ओके आता हूँ। थोड़ी देर बाद आरव नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। फिर उसे कल रात वाली बात याद आती है जब माही ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था और वह चिढ़ कर बोला था, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर ये है कहाँ, कहीं दिख नहीं रही। तब वह संदीप से पूछता है, माही कहाँ है, उसने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? सर उन्होंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। इतनी जल्दी? वैसे है कहाँ वो? आरव बोला, सर वह तो गार्डन में है, पेड़ों को पानी डाल रही हैं। संदीप बोला, पर यह काम तो माली का है ना, वह कहाँ है? सर वह आज नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैम ने कहा कि आज वह पेड़ को पानी देंगी। मैंने उन्हें मना किया पर वह नहीं मानी। तब आरव मन में सोचता है कि यह लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, यह मेरी बेइज्जती करवाने से कभी पीछे नहीं हटती। फिर आरव ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलता है कि तभी उसकी नज़र माही पर पड़ती है जो पेड़ों को पानी डाल रही होती है। वह उसे इग्नोर करके जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है कि तभी उसके मन में एक शरारती विचार आता है। वह बोलता है, इस माही ने कल मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था ना, अब बताता हूँ इसको। वह धीरे से जाता है और पेड़ों के पीछे छुप जाता है। माही पेड़ों को पानी देने में मगन थी, जिससे कि वह आरव को नहीं देख पाती। तभी आरव पाइप का मेन कनेक्शन बंद कर देता है, जिससे कि पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। तभी माही पाइप को देखने लगती है कि यह पानी कैसे रुक गया। फिर वह उधर देखती है जिधर पाइप का मेन कनेक्शन होता है। आरव जल्दी से छिप जाता है, जिससे कि माही उसे देख नहीं पाती। तभी वह सोचती है कि इधर तो कोई नहीं है जो पाइप का मेन कनेक्शन बंद करे, फिर यह पानी कैसे रुक गया। फिर जैसे ही माही पाइप को ऊपर उठाकर देखने लगती है कि तभी आरव धीरे से पाइप चालू कर देता है, जिससे झटके से पानी उसके ऊपर पड़ता है और वह पूरी तरह से भीग जाती है। तभी आरव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे माही एकदम भड़क जाती है और चिल्लाती है, ओए तो ये सब आपका किया धरा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिगाने की। आरव इतना हंसता है कि उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती और वह बोलता है, क्यों, कल तुमने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था ना, कुछ याद आया मिसेज माही? तो बस ये उसी का जवाब है। खुद तो देखो माही, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें भीगा कर मुझे बहुत मज़ा आया। यह कहकर वह फिर से हंसने लगता है। तभी माही गुस्सा कर बोलती है, बहुत हंसी आ रही है ना आपको, रुकिए अभी बताती हूँ आपको। वह पाइप लेकर आरव के पीछे पीछे दौड़ने लगती है और आरव को पूरे गार्डन में दौड़ाने लगती है। और आरव भागते भागते बोलता है, रुक जाओ माही, ये क्या कर रही हो, मैं भीग जाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे भिगा कर तो बहुत मज़ा आ रहा था ना आपको, अब जब आपकी बारी आई तो क्यों भाग रहे हैं? रुकिए, इधर कहाँ भाग रहे हैं? जब तक मैंने आपको पूरा भिगा ना दिया तो मेरा नाम भी माही मल्होत्रा नहीं। यह कहकर माही पाइप पकड़े आरव को पूरे गार्डन में भगाती है और आखिरकार वह आरव को पूरा भिगा कर ही छोड़ती है। आरव पूरा भीग जाता है। माही बोलती है, आहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। आरव गुस्से में बोलता है, यह क्या किया तुमने, मुझे पूरा भिगा दिया, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? बोलो, मुझे क्या पता, आप जानो, आपने मुझे भिगाया
तो मैंने बदले में आपको भिगा दिया, हिसाब बराबर। यह कहकर वह हंसती हुई अंदर चली जाती है। तभी आरव बोलता है, फालतू में ही मैंने इस माही से पंगा ले लिया। मैं ये कैसे भूल गया कि बदला लेने में तो यह मुझसे भी 4 कदम आगे है। ओ गॉड, इसने तो मुझे पूरा भिगा दिया। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, जिससे ऑफिस जाने में लेट होगा। तभी वह जल्दी जल्दी रूम में जाता है और फटाफट चेंज करके नीचे आता है। तभी उसे कार्तिक का कॉल आ जाता है। हेलो आरव, तू कहाँ है? आज मिलने आ रहा है ना कॉफ़ी शॉप में? मैंने तुझे एड्रेस सेंड कर दिया है। आरव बोलता है, हाँ कार्तिक, मुझे तेरे कॉफ़ी शॉप का एड्रेस मिल गया है। मैं ऑफिस से के बाद डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा। चल फिर ठीक है, मैं रखता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तू जा ऑफिस, बाद में बात करते हैं। ओके बाय, कार्तिक बोला। उधर माही कपड़े चेंज करके बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मेरी इस आरव कपूर के साथ शादी ही क्यों हुई? नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इधर आरव अपने ऑफिस पहुंचता है। सभी स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वह गुड मॉर्निंग बोलकर अपने केबिन में पहुंच जाता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ रखी सारी फाइलों को देखता है और फिर टेबल पर रखे फ़ोन से कॉल करता है और अपनी एक स्टाफ को बुलाता है। थोड़ी देर में वह स्टाफ आती है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। आरव फाइलों को देखता हुआ बोलता है, सर आपने बुलाया? हाँ मिस निशा, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। मेरे सारे पर्सनल काम आज से आप देखेंगी। मुझे आपका काम अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपको अपनी सेक्रेटरी के लिए चुना। तभी निशा खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। हाँ तो मिस निशा, मुझे अब तक की सारी डिटेल्स चाहिए। अब तक कितनी डील्स हुई, किस किस से हुई, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस्ट हुआ, सारी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मिस्टर रजत फ़िलहाल यहाँ नहीं है, तो यह काम मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे सारी फाइल अभी चाहिए। तब निशा बोली, ओके सर, तो फिर जाइए, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सर, बस अभी लाकर देती हूँ आपको सारी फाइल्स। यह कहकर वह बाहर जाती है और अपनी टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ, तू इतनी खुश क्यों है? उसकी दोस्त निधि बोली। निशा बोली, खुश? मैं तो बहुत खुश हूँ। तू खुश क्यों है, बता ना जल्दी, क्या बात है? निधि बोली। तभी निशा हंसते हुए बोली, बताती हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दे। तभी सारी फीमेल स्टाफ उसकी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनने लगी। निशा बोली, बात यह है कि आरव सर ने मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। वह उछलते हुए बोली। सारी फीमेल स्टाफ एकदम चौंक गई। सब बोली, क्या सच में आरव सर ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया है? निशा बोली, हाँ हाँ सच में। उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे जल रही हो, और जलोगी भी क्यों नहीं। अब मैं पूरा दिन उनके साथ उनके केबिन में ही रहूँगी। तभी उसमें से एक स्टाफ बोलती है, हम तुझसे नहीं जल रहे, हम तो यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुन लिया सेक्रेटरी के लिए। हम सब भी तो इस काबिल थे। तभी निशा एटीट्यूड देते हुए बोलती है, ओ हेलो, मैं तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत
और इंटेलिजेंट हूँ, समझी। तभी निधि बोली, अरे तू उन सबको छोड़, यह बता क्या सच में तू आरव सर के केबिन में रहेगी। निशा हंसते हुए बोली, हाँ यार सच। तभी विधि उदास होते हुए बोली, ओह यार काश यह मौका मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। तभी उसमें से एक स्टाफ बोली, निशा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। आरव सर तुम्हें घास नहीं डालने वाले, क्योंकि इससे पहले भी कई फीमेल स्टाफ ट्राई कर चुकी हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आरव सर किसी को घास नहीं डालते और वैसे भी उनकी शादी हो चुकी है। निशा गुस्से में बोली, मुझे पता है आरव सर किसे घास डालते हैं और किसे नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो। उधर सारे मेल स्टाफ इन सब की बातें सुनते रहते हैं। उनमें से एक बोलता है, यार ये सारी लड़कियां तो हमारे बॉस की दीवानी हैं। दूसरा बोला, सही कहा ब्रो, बॉस की वजह से ये हमें भी नहीं पूछती। तभी निशा के डेस्क पर रखा फ़ोन बजने लगता है। वह जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है। उधर से आवाज़ आती है, मिस निशा, आपको मैंने फाइल्स लाने को कहा था, अभी तक फाइल्स क्यों नहीं आई मेरे पास? क्या कर रही हैं आप? सॉरी सर, बस अभी लाती हूँ। तभी आरव बोला, क्या सॉरी, आपको एक काम दिया, वह भी आपसे नहीं हुआ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बता दीजिए, मैं किसी और को अपनी सेक्रेटरी बना लूँगा। नहीं नहीं सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी सर, बस अभी लाती हूँ। यह कहकर निशा सारी फाइल्स लेकर केबिन में जाती है और फाइल्स आरव को देते हुए फिर से सॉरी बोलती है। आरव गुस्से से बोलता है, यह पहली और आखिरी बार है मिस निशा, आइंदा से फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं किसी और को अपनी सेक्रेटरी बना लूँगा। तभी निशा बोली, सॉरी सर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर आरव सारी फाइल लेकर चेक करने लगा और फिर वह ऑफिस का सारा काम निपटा कर 5 बजे फ्री होता है और फिर आरव ऑफिस से सीधा कार्तिक की कॉफ़ी शॉप जाता है। वहाँ कार्तिक और पूजा दोनों आरव का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही आरव कैफ़े के अंदर पहुँचता है, पूजा तो बस उसे देखती ही रह जाती है। आरव ब्लैक कलर की कोट पैंट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पूजा की नज़र तो आरव पर से हट ही नहीं रही थी। तभी आरव उसके चेहरे के पास चुटकी बजाता है और बोलता है, क्या हुआ पूजा, कहाँ खो गई? लगता है आज मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी नज़रें मेरे पर से हट ही नहीं रही। आरव पूजा को चिढ़ते हुए बोलता, नहीं नहीं, वह बात नहीं है, मैं बस तो। तभी कार्तिक और आरव हंसने लगते हैं। अरे पूजा, मैं तो बस तुझे छेड़ रहा था, डोंट वरी, आरव बोला। पूजा भी हंस देती है। वैसे कार्तिक, तेरा ये कैफ़े तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कार्तिक खुश होते हुए बोला, तुझे अच्छा लगा? थैंक्स यार, मैं अब इसी से अपनी इनकम निकालता हूँ। तभी कार्तिक फिर से बोलता है, वैसे आरव एक बात बता, मैं उस दिन पूछ नहीं पाया था जब अंकल आंटी और तू या नहीं थे तो तेरा बिजनेस कौन संभाल रहा था? तभी आरव बोला, क्यों तुझे नहीं पता? कार्तिक बोला, नहीं यार, रजत अंकल संभाल रहे थे। आरव बोला, वह मेरे डैड के पुराने एम्प्लॉय थे बट अब मैनेजर है, बहुत ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। जब हम तीनों नहीं होते तो बिजनेस वही संभालते हैं। तब कार्तिक बोला, ओ अच्छा। आरव पूजा से पूछता है, वैसे पूजा, तुमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, अब आगे क्या करने का इरादा है? और क्या आरव डैड के बिजनेस को ही अब आगे लेकर जाओगी तुम्हारी तरह? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, यह तो बहुत अच्छी बात है पूजा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह ज़रूर कर पाओगी और मुझसे भी अच्छा करोगी। पूजा खुश होते हुए बोलती है,
थैंक्स आरव, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर कुछ देर बाद यूं ही तीनों खूब बातें करते हैं। उसके बाद तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। आरव अपनी कार में जाता है और पूजा और कार्तिक अपनी कार में जाते हैं। पूजा बहुत खुश थी और कार्तिक ये समझ गया था कि पूजा इतनी खुश क्यों है। कार्तिक पूजा से पूछता है, पूजा ये बिजनेस तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कार्तिक? साफ साफ कहो। यही कि तुम्हें अब आरव को भूल जाना चाहिए। उसकी शादी हो चुकी है। कार्तिक कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए बोलता है, तुम्हें पता था कार्तिक कि मैं आरव से प्यार करती हूँ? हाँ पूजा, मुझे ये पता था। इनफैक्ट मुझे तो बहुत पहले से ही पता था और मैंने इस बारे में आरव से बात भी करी थी। उसने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग नहीं है। मेरी बहन पूजा यह सुनकर एकदम टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, इसलिए अब तक यह बात तुमसे छुपा कर रखी, पर अब बताना ज़रूरी हो गया था क्योंकि तुम्हें दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। पूजा थोड़ी देर शांत रहती है, फिर आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो कार्तिक, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने दिल को अब बहुत मजबूत कर लिया है और अब दोबारा अपने दिल को टूटने नहीं दूंगी। ये हुई ना बात, प्लीज़ अब उदास मत होना। नहीं होंगी मेरे भाई, अब चलो जल्दी घर, मुझे नींद आ रही है। इधर आरव घर पहुंचकर शावर लेता है और नीचे आकर डिनर करता है और फिर अपने रूम में जाने लगता है। जाते जाते वह सोचता है, माहिरा मुझे कहीं नहीं दिखी, कहाँ गई? यह सोचते सोचते वह माही के रूम के पास से गुजर रहा होता है कि तभी वह सोचता है कि एक बार उसके रूम में देख लो। वह धीरे धीरे रूम खोलता है और अंदर झांकता है तो देखता है कि माही आराम से सो रही है। यह देखकर बोलता है, ये तो सो रही है, आज इतनी जल्दी सो गई। तभी वह देखता है कि एसी ऑन थी, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। यह लड़की भी ना, अगर इतनी ठंड लग रही थी तो एसी ऑन क्यों छोड़ा? बिल्कुल लापरवाह है। फिर वह धीरे धीरे से चलकर अंदर जाता है और एसी बंद कर देता है और फिर रूम से निकलकर दरवाज़ा धीरे से बंद करके बाहर आ जाता है। फिर वह अपने रूम में जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसकी वजह से वह उठ जाता है और जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़े होकर उसे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी, जिससे वह फिर से अपने पास्ट में चला जाता है जब वह कार्तिक को चाकू लगा था। जैसे ही कार्तिक को वह गुंडा चाकू मारने वाला होता है कि तभी आरव जोर से चिल्लाता है, कार्तिक! उतनी ही देर में गांव के कुछ लोग आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते हैं और कार्तिक को बचा लेते हैं। यह देखकर आरव की जान में जान आती है। गांव वाले उन गुंडों को पकड़कर मारने लगते हैं कि तभी वह सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। उन गांव वालों में से एक कार्तिक और आरव को अपने घर लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। आरव उससे उसका नाम पूछता है तो वह आदमी बोलता है, मेरा नाम जगदीश है। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और यह मेरी पत्नी सुधा है। तभी कार्तिक बोलता है, और बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं।
मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। यही बस मेरा छोटा सा परिवार है। तुम बताओ बेटा, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम दोनों यहाँ के तो नहीं लगते, शहरी लगते हो। शहर से आए हो क्या? हाँ, हम यहाँ के नहीं हैं, हम मुंबई से आए हैं। दरअसल यहाँ मेरे दादू रहते हैं, तो हम उन्हीं से मिलने आए थे। आज घर वापस जा रहे थे कि तभी इन गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। कार्तिक बोला। तुम दोनों भाई हो? जगदीश बोले। हम भाई नहीं हैं, पर भाई जैसे हैं। मेरा नाम आरव है और यह मेरा दोस्त कार्तिक है। ओह अच्छा बेटा, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे और तुम्हें चोट भी इतनी आई है। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ। भी आरव बोला। नहीं नहीं अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, स्पेशली मेरे दोस्त को। हम बहुत बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमें बचाया, पर हमें आज ही निकलना होगा। तभी जगदीश बोले। लेकिन बेटा, तुम्हें इतनी चोटें आई हैं, कैसे यात्रा करोगे? मेरी मानो तो आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। कल तक तो थोड़ा आराम हो जाएगा तुम्हें। तब आरव बोला। पर अंकल। तभी कार्तिक आरव की बात को बीच में ही काटते हुए बोला। आरव, मुझे लगता है कि अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें आज यहीं रुक जाना चाहिए। खुद को तो देखो, तुम्हें तो तुमसे भी ज्यादा चोट आई है। इस हालत में हम कैसे सफर करेंगे? तभी जगदीश बोले। देखो बेटा, तुम्हारा दोस्त भी समझ रहा है, अब तो मान लो। तब आरव बेमन से बोलता है। ठीक है, पर सिर्फ आज रात भर। हाँ ठीक है, कल चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जगदीश और उनकी पत्नी खाना लेकर आते हैं और उन दोनों को परोस देते हैं। तभी आरव बोलता है। आप दोनों ने खाया? नहीं बेटा, अभी नहीं। तो आइए हमारे साथ खाइए। बेटा, हम खा लेंगे, पहले तुम दोनों खा लो। तभी कार्तिक बोला। नहीं अंकल, आप बैठें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा ठीक है, हम भी बैठ जाते हैं। यह कहकर जगदीश और सुधा भी बैठ जाते हैं उनके साथ खाने। खाना खाने के बाद वह चारों बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जगदीश और उनकी पत्नी सुधा उन्हें आराम करने को बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कार्तिक और आरव दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। फिर शाम को जगदीश जब अंदर आते हैं तो दोनों उठ चुके होते हैं। अरे बेटा, चलो हमारे साथ बाहर आंगन में चाय पीने, सुधा ने बनाई है। यहाँ बैठे बैठे तुम दोनों बोर हो गए होगे ना? हाँ अंकल, सही कहा आपने, सच में बहुत बोर हो रहे हैं, कार्तिक बोला। तो चलो फिर दोनों आओ। जगदीश उन दोनों को बाहर लाकर कुर्सी पर बिठाते हुए बोलते हैं। अरे माही बिटिया, जरा चाय तो ले आओ शहरी बाबू के लिए। तभी एक खूबसूरत सी लड़की गुलाबी सूट पहने, लाल चुनरी ओढ़े, आंखों में काजल, कानों में छोटे छोटे झुमके, हल्की लिपस्टिक, कमर तक बाल और गोरा रंग, पैरों में पायल पहने छम छम करती हुई चाय की ट्रे लेकर आती है। तभी कार्तिक बोलता है। यह लड़की कौन है? यह मेरी माही बिटिया है। माही आती है और आरव की तरफ ट्रे बढ़ाती हुई बोलती है। यह लीजिए चाय। आरव उसमें से एक कप लेते हुए बोलता है। थैंक्स। तभी माही कार्तिक को चाय देती है और फिर वह जगदीश को चाय देकर अंदर चली जाती है। तब जगदीश बोलते हैं। यह मेरी बिटिया बहुत संस्कारी है, गुणवान है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। फिर जगदीश उदास होकर बोलते हैं। अब बस 2 दिन की ही मेहमान है, बहुत जल्दी ही इस घर से विदा हो जाएगी। तभी कार्तिक बोलता है। मतलब यह बेटा कि इसकी 2 दिन बाद शादी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तभी बाहर से एक लड़का अंदर आता है। बाबा, ये शहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तब जगदीश
उसको सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आया। बाबा, आपको क्यों सबकी मदद करने की पड़ी रहती है? क्या आपने सबका जिम्मा उठाया है मदद करने का? आपको याद है ना, इससे पहले भी आपने एक शहरी बाबू की मदद की थी, और याद है ना उसने क्या किया था? फिर से आप वही कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, यह लोग ऐसे नहीं हैं। माना उसको यहाँ लाकर गलती करी थी, पर यह लोग ऐसे नहीं हैं। यह बहुत अच्छे हैं, जगदीश बोले। तभी वह लड़का बोलता है, आपको कैसे पता कि यह बहुत अच्छे हैं? आपको इनसे मिले हुए कुछ ही घंटे हुए होंगे, उतने में ही आप इन पर भरोसा करने लगे। जब यह भी आपको धोखा देंगे ना, तब आपको समझ आएगा। यह कहकर वह अंदर चला जाता है। तभी आरव बोलता है, यह कौन है अंकल? यह मेरा बेटा आकाश है। बेटा, तुम लोग इसकी बातों का बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्सैल है, पर दिल का बुरा नहीं है। तभी कार्तिक बोला, अंकल पहले क्या हुआ था? उस शहरी इंसान ने कुछ किया था क्या? तभी जगदीश बोले, बेटा तुम लोग चाय पियो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह चले जाते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तूने तो नहीं, लगता कि तूने कुछ गलत, इसलिए तुम उनसे दोबारा मत पूछना। सही कहा, अब नहीं पूछूंगा, कार्तिक बोला। रात के 8 बज रहे होते हैं। सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है अंकल, कार्तिक बोला। यह सारा खाना माही बिटिया ने बनाया है। वह खाना बहुत अच्छा बनाती है, जगदीश बोले। फिर खाना खाने के बाद कार्तिक, आरव और जगदीश तीनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी जगदीश माही को आवाज़ देते हैं, माही बिटिया। माही आती है। बिटिया, तुम्हारी माँ किधर है? उन्होंने बिस्तर लगा दिया है इनके सोने के लिए। बाबा, माँ के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह सो गई है। अगर आप कहें तो मैं लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ लगा दो। तब वह जाती है और बिस्तर लगाने लगती है। तब जगदीश बोलते हैं, जाओ बेटा, अब तुम लोग जाकर सो जाओ, माही बिस्तर लगा दिया होगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कार्तिक और आरव दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पर चादर बिछा रही है। माही उन दोनों को देखते ही बोलती है, बस हो ही गया है। तभी कार्तिक बोलता है, आप आराम से बिछाएं, हम यहीं खड़े हैं। आरव कार्तिक को गुस्से से घूरता है, क्योंकि आरव को तो बहुत नींद आ रही थी। वह जल्दी सोना चाहता था। माही जल्दी जल्दी करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे जल्दी से पकड़ लेता है। आप ठीक हैं? वह जल्दी से सीधी खड़ी होती है और बोलती है, हाँ हाँ, वो मैं पता नहीं कैसे गिर गई, माफ़ कीजिए। यह कहकर वह जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर कार्तिक और आरव दोनों जाकर बेड पर लेट जाते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कार्तिक और आरव रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। दोनों जगदीश और उनकी पत्नी सुधा से विदा लेते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर आरव जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आरव गुस्से से बोलता है, पर वह बहुत बार कोशिश करता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर वह स्टार्ट नहीं होती। तब आरव बोलता है, इसको भी अभी ही खराब होना था। कार्तिक बोला, हम क्या करेंगे? पता नहीं, आरव बोला। तभी जगदीश उन दोनों के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? कार्तिक बोला, अंकल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हैं तो प्लीज़ बताइए। हाँ बेटा, जानता तो हूँ, पर वह अभी यहाँ नहीं है, वह दूसरे गांव गया है किसी काम से। तभी आरव बोला, कोई दूसरा मैकेनिक हो तो? नहीं बेटा, इधर पास के इलाके में तो सिर्फ वही है, बाकी तो बहुत दूर दूर रहते हैं। और यार क्या मुसीबत है? आरव गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोलता है। तभी जगदीश कहते हैं, लेकिन बेटा तुम लोग परेशान ना हो, वह कल वापस आ जाएगा, आज भर रुक जाओ।
वह कल आ जाएगा तो गाड़ी बना देगा, फिर चले जाना। वैसे भी आज माही की हल्दी है, तुम दोनों रुकोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है अंकल, पर वह मैकेनिक कल आ तो जाएगा ना? आरव बोला। तभी जगदीश बोले, हाँ बेटा, वह कल आ जाएगा। वह यही कहकर गया था। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर आ जाते हैं। जगदीश घर को एकदम बढ़िया ढंग से सजवा देते हैं। धीरे धीरे मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। जगदीश आरव कार्तिक के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? जो चाहिए बेझिझक बोल देना। तभी कार्तिक बोलता है, नहीं अंकल, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक है, आप चिंता मत करिए। तभी माही जगदीश के पास आ जाती है और बोलती है, बाबा रानी बस स्टैंड पर खड़ी है, आप आकाश भैया को भेज दीजिए उसे लेने के लिए। अच्छा बेटा, अभी भेजता हूँ। यह कहकर जगदीश वहाँ से चले जाते हैं आकाश को ढूंढने के लिए। फिर माही खड़े खड़े एक नज़र आरव को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आरव कार्तिक से बोलता है, हमारी कार जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर किसी तरह यहाँ से निकले। तभी आरव को ऑफिस से एक ज़रूरी कॉल आ जाता है। वह कॉल पर बात करने के लिए चला जाता है। तभी माही की कजिन एक बड़े से बैग के साथ आती है। फिर आरव जैसे ही बात करके मुड़ता है कि तभी रानी उससे टकरा जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। फिर क्या था, वह आरव को देखकर एकदम फ्लैट हो जाता है। तभी आरव बोलता है, प्लीज उठिए, क्या मेरे ऊपर ही गिरे रहने का इरादा है आपका? तभी रानी उठते हुए बोलती है, सॉरी, माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं था आपको। फिर आरव उठते हुए बोलता है, बाप रे, जान में जान आई, आप देखकर नहीं चल सकती थी और आपने मेरा मोबाइल भी गिरा दिया। माफ कीजिएगा, मैंने सच में नहीं देखा था आपको, अनजाने में आपसे टकरा गई। वैसे मेरा नाम रानी है, आपका नाम क्या है? क्यों, मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगी? यह कहकर वह अपना फ़ोन उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। हाय, यह हीरो जैसा लड़का कौन है? यह तो शहरी लगता है। तभी माही वहाँ आ जाती है। अरे रानी, तुम आ गई? हाँ माही दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे दी, यह लड़का कौन है? यह वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था, माही बोली। ओह सच में दी, यह एकदम पिक्चर वाले हीरो की तरह है। चलो अब अंदर, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर माही रानी को अंदर लेकर जाती है। शाम का वक्त हो जाता है। शाम होते ही हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। कई औरतें गाना गा रही थी और कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। कार्तिक तो पूरा एंजॉय कर रहा था, पर आरव का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका मन बस घर जाने का था। रानी भी खूब डांस कर रही थी। डांस करने के बाद वह आरव के पास आती है और बोलती है, आप डांस नहीं करेंगे आरव जी? नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। कार्तिक जी, आपका भी मूड नहीं है? नहीं यार, मुझे तो डांस करना है। यह बोलकर कार्तिक रानी के साथ डांस करने चला जाता है और वहाँ जाकर खूब एंजॉय करता है। पर रानी की नज़र तो आरव पर ही होती है। कुछ देर बाद रानी आरव के पास वापस आती है और बोलती है, आप कुछ खाएंगे? आरव बोलता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी कार्तिक आ जाता है और रानी से बोलता है, ये क्या, आप मुझे वहाँ छोड़कर यहाँ वापस आ गईं? तब रानी बोली, नहीं, अब मैं डांस नहीं करूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अगर आरव जी चलेंगे तो मैं सारी रात डांस कर लूँगी। तभी कार्तिक आरव से बोलता है, यार ये तो तुझ पर फुल चांस मार रही है, देख तो, तुझे ही कब से घूर रही है। हाँ यार, मैंने भी नोटिस किया है, तभी तो मैं इससे दूर दूर हूँ। तभी सुधा आती है, रानी बेटा, यूँ तू ये क्या कर रही है? जाकर माही को लेकर आ। तब रानी जाती है और माही को लेकर आती है। माही पीले रंग के सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। माही बाहर आकर बैठ जाती है। फिर उसे हल्दी लगाना स्टार्ट हो जाता है। आरव उसे थोड़ी देर बस देखता ही रह जाता है।
तभी वह बोलता है, चल कार्तिक बाहर चलते हैं, हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं और तूने भी काफ़ी इंजॉय कर लिया है। फिर दोनों बाहर आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं। तभी रानी आरव को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ हैं, मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। ओ गॉड, ये यहाँ भी आ गई, आरव बोला। तभी कार्तिक बोला, क्यों, कोई काम है हमसे? हाँ, यह देखिए, मैं आप लोगों के लिए कचौरियाँ लाई हूँ। तब आरव बोला, हमें नहीं खानी, आप खा लीजिए। अरे खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। कार्तिक बोलता है आरव से, यार ले लेना, जब तक तू नहीं लेगा तब तक ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। तब आरव वह कचौड़ी की प्लेट ले लेता है और बोलता है, हम खा लेंगे, आप जाइए। पर फिर भी रानी वहाँ से नहीं जाती, बस आरव को ही देखती रहती है। तब कार्तिक बोलता है, अगर आप इसी तरह यहाँ खड़ी रहेंगी और हमें घूरती रहेंगी तो हम कैसे खाएंगे? ओके ठीक है, पर अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं यहीं हूँ आरव जी। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। यार यह तो तुझसे चिपक ही गई है, कार्तिक यह बोलकर हंसने लगता है। बहुत हंसी आ रही है तुझे, यहाँ मेरी लगी पड़ी है, जब से आई है तब से पीछे ही पड़ गई है मेरे, जहाँ जाऊँ वहाँ चली आती है। बस किसी तरह कल यहाँ से निकल जाऊँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अगले दिन सुबह आरव उस मैकेनिक का बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता। फिर वह जगदीश से पूछता है तो वह बोलते हैं, मैंने पता करवाया है, राजेश जिस बस से आ रहा था वह रास्ते में खराब हो गई थी, जिससे बनने में काफ़ी टाइम लगा, इसीलिए उसे आने में शाम हो जाएगी। आरव बोलता है, ओ गॉड, अब शाम तक का वेट करना पड़ेगा। दिन भर रानी आरव के पीछे पीछे लगी रहती है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, जिससे आरव परेशान हो जाता है। तभी कार्तिक रानी से बोलता है, आप मेरे दोस्त को क्यों परेशान कर रही हैं? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। मुझे तो आपके दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हीरो जैसे। हाँ मुझे पता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप च्युइंगम की तरह उससे चिपक जाएंगी। प्लीज़ आप उससे दूर ही रहिए। तभी रानी मन में सोचती है, यह तो कबाब में हड्डी बन गए हैं, मुझे आरव जी से मिलने ही नहीं देंगे। तभी सुधा वहाँ आ जाती है और रानी से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? माही तुम्हें बुला रही है, चलो जल्दी से। सुधा उसे अपने साथ ले जाती है। शाम को बारात आने वाली होती है, सब एकदम तैयार हो जाते हैं। बारात का स्वागत करने के लिए कार्तिक और आरव भी तैयार हो जाते हैं। माही भी दुल्हन बनी बैठी होती है। कार्तिक को खूब इंजॉय करता है। आरव एक कोने में बैठा होता है। तभी रानी भी एकदम सज संवर कर बाहर आती है और सबसे पहले आरव के पास जाती है और पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? आरव जी, अच्छी लग रही हैं। आरव बोला, थैंक यू आरव जी, मेरी तारीफ करने के लिए। और आपकी तारीफ में क्या कहूँ आरव जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। तभी कार्तिक जो उन दोनों को देख रहा होता है, उसकी हंसी रुकती ही नहीं। तभी रानी पलट कर कार्तिक को देखती है जो हंस रहा होता है, तो वह बोलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो इनकी हंसी ही नहीं रुक रही? सच ही तो बोला है, आप चांद की तरह ही तो खूबसूरत हैं। तभी आरव बोला, प्लीज़ मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए मिस रानी कि मुझे हजम ही ना हो। अरे मैं सच्ची कह रही हूँ आरव जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी रानी और आप मेरे राजा। तभी आरव बोलता है, अच्छा मैं आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। यह कहकर आरव वहाँ से जाने लगता है कि तभी रानी बोलती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आरव जी रुकिए, ज़रा मुझे भी ले लीजिए। साथ में रानी आरव के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी कार्तिक बोलता है, रुकिए रानी जी, आप किधर जा रही हैं? आरव जी के पास। क्यों? रानी बोलती है। तभी कार्तिक बोलता है, वैसे आप पहली लड़की नहीं हैं
जो आरव के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कार्तिक जी, रानी चिढ़कर बोलती है। मतलब कि इससे पहले भी कई लड़कियां उनके पीछे पड़ी हुई थीं, पर वह किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि उसे प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। आरव को अपने काम से प्यार है, इस वजह से वह हर लड़की जो उसे पसंद करती है उसे वह इग्नोर कर देता है। ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी लड़की को हर्ट करके अच्छा लगता है, पर वह अपने काम को ज़्यादा महत्व देता है। तब रानी बोली, तो क्या वह शादी नहीं करेंगे कभी अपने काम के चक्कर में? तब कार्तिक हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेगा। वो शादी करेगा, ज़रूर करेगा, बस थोड़े समय बाद। तो अब आप समझी रानी जी कि आपको उसका पीछा करके कुछ नहीं मिलने वाला। तब रानी हंसते हुए बोलती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कार्तिक जी। मैं तो लगी रहूंगी पूरी लगन के साथ। क्या पता आरव जी को मैं पसंद आ जाऊं। यह कहते हुए वह चली जाती है। तब कार्तिक बोलता है, कैसी लड़की है ये, इसको इतना समझाया फिर भी इसको कुछ समझ नहीं आया। पूरी की पूरी पागल है आरव के प्यार में। पर मुझे क्या, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब उसको समझ ही ना आए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इधर जगदीश आरव के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे आरव बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं तो यह बताने आया था कि राजेश आ गया है। कौन राजेश अंकल? आरव बोला। तभी जगदीश बोले, अरे वही गाड़ी बनाने वाला, उसका नाम राजेश है, वह बाहर खड़ा है। तब आरव खुश होते हुए बोलता है, सच में? मैं अभी जाता हूँ। वह जल्दी से बाहर जाता है तो देखता है राजेश उसकी कार के पास खड़ा था। हेलो राजेश, कैसे हो? नमस्ते सर, ठीक हूँ। वैसे तुम बहुत लेट हो गए, पर आ गए, इस बात की खुशी है। अब जल्दी से मेरी कार ठीक कर दो। जी साहब, अभी करता हूँ। वह आरव की कार कुछ ही देर में ठीक कर देता है। आरव एकदम खुश हो जाता है और उसे तुरंत पैसे निकाल कर देता है। अरे साहब, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। अरे रख लो, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आई एम सो हैप्पी। धन्यवाद साहब। राजेश पैसे लेकर चला जाता है। आरव अंदर जाता है और कार्तिक को आवाज़ देता है। तभी कार्तिक को बोलता है, क्या हुआ आरव, तू इतना खुश क्यों है? क्या बात है? कार्तिक, हमारी कार ठीक हो गई है, वो खुशी के साथ बोलता है। अब चल जल्दी, खड़ा क्यों है? तभी जगदीश आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई? हाँ अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इतना ख्याल रखा, पर अब हमें निकलना होगा। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी गाड़ी बन गई, पर अगर तुम थोड़ी देर और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। बस बारात आने वाली है। नहीं अंकल, ऑलरेडी हम काफ़ी रुक गए हैं और आप हमारी वजह से इतना परेशान हुए। अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आरव बोला, नहीं बेटा, तुम दोनों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया है। मुझे तो खुशी होगी अगर तुम दोनों थोड़ी देर और यहाँ रुकते और शादी खत्म होने के बाद चले जाते। तभी जगदीश को उनकी पत्नी सुधा बुलाने आ जाती हैं और वह चले जाते हैं। फिर कार्तिक आरव से बोलता है, यार आरव, बस थोड़ी देर की ही तो बात है, रुक जाते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ।
हाँ, और अंकल को तो देख कितना बुरा लगेगा। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी और हम उनकी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते। और अब तो हमारी कार भी ठीक हो गई है। शादी खत्म होते ही हम फौरन निकल जाएंगे। लेकिन कार्तिक, समझने की कोशिश तो कर। तभी कार्तिक आरव की बात को बीच में काटते हुए बोलता है, लेकिन कुछ नहीं। तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। नहीं कार्तिक, जिद मत कर, हम अभी जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, कार्तिक बोला। यह क्या बचपना है? तू बच्चे जैसी जिद क्यों कर रहा है? इतना बड़ा हो गया है पर बचपना नहीं गया तेरा। ओ गॉड, क्या करूं मैं इसका। अच्छा ठीक है, रुकूंगा। बस जैसे ही शादी की रस्में खत्म होंगी तो हम फौरन चलेंगे। तब कार्तिक खुश होते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच यार, और आरव के गले लग जाता है। फिर आरव उसे दूर करते हुए बोलता है, इतना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेरा काम तो हो गया ना। यह कहकर वो चला जाता है। तभी कार्तिक चिल्लाते हुए बोलता है, अरे आरव सुन तो सही, कहाँ जा रहा है? सॉरी यार। बाप रे, यह तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया। तभी आरव जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। फिर उसे दूर से रानी आती हुई दिखाई देती है। फिर वह बोलता है, अरे यार, ये तो यहीं आ रही है। जल्दी भाग ले आरव, नहीं तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह तुरंत चेयर से उठता है और सीढ़ी चढ़कर ऊपर भाग जाता है। तभी रानी आती है और बोलती है, अरे आरव जी, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। कहाँ गए? लगता है मुझे देखकर छुप गए। मैं भी रानी हूँ, ढूंढ कर ही रहूंगी उन्हें। तभी जोरों शोरों के साथ बारात आ जाती है। इधर माही के कमरे में जितनी लड़कियां थीं वह दौड़कर बाहर आ जाती हैं बारात देखने के लिए। माही बहुत नर्वस होती है। तभी आरव भागकर माही के रूम में आ जाता है। माही आरव को देखकर घबरा जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सामने माही बैठी होती है, पीच कलर के लहंगे में एकदम सजी हुई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसे कुछ देर देखता ही रह जाता है। तभी माहिरा बोलती है, आपने जवाब नहीं दिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी आरव घबरा कर बोलता है, सॉरी, मैं गलती से आपके रूम में आ गया। मुझे नहीं पता था कि यह आपका रूम है। मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। तभी आरव दरवाज़ा खोलता है, पर यह क्या, दरवाज़ा खुलता ही नहीं। इसे क्या हो गया? अभी तो खुला था, अचानक से बंद कैसे हो गया? उधर नीचे बाराती आ चुके थे। दूल्हा भी मंडप में आ जाता है। कार्तिक भी वहीं होता है। वह चारों ओर देखता है पर उसे आरव कहीं नहीं दिखता। फिर वह सोचता है कि आरव कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। लड़की के ससुर जगदीश से बोलते हैं, समधी जी, माहिरा को लेकर आइए। जी, अभी बुलाता हूँ। वह अपनी पत्नी से बोलते हैं, सुधा, जाओ जाकर माही को ले आओ। हाँ, अभी जाती हूँ। तभी लड़के की माँ बोलती है, रुकिए सुधा जी, आप वह मेरी होने वाली बहू है तो मैं खुद उसे लेकर आऊँगी, अगर आप बुरा ना लगे तो। तभी सुधा बोली, हम क्यों बुरा मानेंगे समधन जी, माहिरा अब आपकी होने वाली बहू है तो आप ही उसे लेकर आइए। फिर लड़के की माँ मुस्कुराते हुए चली जाती हैं माही को लेने।
कार्तिक वहीं खड़ा होता है तो बार बार यही सोच रहा होता है कि आरव कहाँ चला गया, कहीं नाराज होकर कार में तो नहीं बैठ गया। उधर आरव बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। आरव दरवाजे को एक लात मारते हुए बोलता है, शिट, यह दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। तभी माही उठकर आती है और बोलती है, क्या हुआ, अभी तक आप गए क्यों नहीं? तब आरव बोलता है, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? हटिए, मैं खोलती हूँ। माही पूरा जोर लगाकर खोलती है पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। अरे खुल क्यों नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है फंस गया है। देख लिया आपने, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। पता नहीं कैसा बेकार दरवाज़ा है। आप लोगों ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई है क्या कभी? ओ गॉड, कहाँ फंस गया। जब से यहाँ आया हूँ तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तभी माही बोली, हो गई आपकी लेक्चरबाजी, तो अब इधर आकर मेरी मदद करवाएंगे या वहीं खड़े रहेंगे? क्यों, आप खुद से नहीं खोल पा रही हैं क्या? आपको तो आइडिया होगा ना इस दरवाजे को खोलने का, आपकी तो आदत होगी। माही उसे गुस्से से घूरती है, मुझे ऐसे घूरने से दरवाज़ा खुल नहीं जाएगा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब कोई दरवाज़ा बाहर से खोलेगा तभी खुलेगा। मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। आरव कार्तिक को कॉल करता है पर वह नीचे ढोल की आवाज़ की वजह से कार्तिक को फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देती है। आरव उसे बहुत बार कॉल करता है पर कार्तिक कॉल नहीं रिसीव करता। तभी आरव बोलता है, कार्तिक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ है ये? तभी वह माही से बोलता है, आप कॉल कीजिए किसी को, क्योंकि मेरे पास तो आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का नंबर नहीं है। तभी माही बोलती है, मेरा मोबाइल। यह कहकर वह अपना फ़ोन ढूंढने लगती है पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तभी वह चौंकते हुए बोलती है, याद आया, मेरा फ़ोन तो रानी के पास है। चाची का कॉल आया था तो वो बात करने के लिए ले गई थी, अब क्या करें? तब आरव बोलता है, अच्छा अपने बाबा का नंबर बताइए, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। मुझे नहीं याद, माही बोली। तो माँ का? उनका भी नहीं याद। और आरव बोलता है, अच्छा भाई का तो याद होगा ना आपको? नहीं, उसका भी नहीं याद, माही बोली। सीरियसली, आपको अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का नंबर नहीं याद? नहीं याद। कितनी बार बोलूं, अब क्या लिख कर दूं? माही गुस्से में बोली। ओ गॉड, ये कहाँ फंसा दिया आपने? आरव बोला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर वह दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है। कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। अरे यार, कोई तो खोल दो। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है पर कोई नहीं सुनता। तभी माही आती है और बोलती है, आप हटिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। आरव बोला, मैंने इतनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, अब आप भी करके देख लीजिए। यह कहकर वह पीछे हट जाता है। माही दरवाजे के पास जाती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खींचती है पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वह उदास होकर जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी उसका पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और वह डायरेक्ट आरव के ऊपर गिर जाती है। उसी वक्त माही की सास दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त
आकाश भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वह भी उन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। माही का पैर लहंगे में फंस जाता है, जिससे वह लड़खड़ाकर आरव के ऊपर गिर जाती है। उसी वक्त माही की सास शीतल वहां आ जाती है और उनके पीछे पीछे माही का भाई आकाश भी आ जाता है। वह दोनों माही और आरव को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। माही उन दोनों को देखकर घबरा जाती है और फिर जल्दी जल्दी आरव के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगती है। इसी घबराहट में वह फिर से आरव के ऊपर गिर जाती है। आरव तब उसे अपने ऊपर से उठने के लिए मदद करता है। फिर वह दोनों जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी माही घबराते हुए बोलती, माँ जी, आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, यह एक फहमी है और कुछ नहीं। माही की सास शीतल उस वक्त इतने गुस्से में थी कि वह न आओ देखती हैं और न ताओ, सीधे जाकर माही को एक थप्पड़ जड़ देती हैं। आरव यह देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और आकाश भी एकदम सदमे में होता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वहीं शीतल गुस्से में माही पर बरस पड़ती है। तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करके? आज तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ ये गुल खिला रही हो। अगर तुम्हें यह शादी करनी ही नहीं थी तो बता देती, शादी का ड्रामा क्यों किया? माही रोते हुए बोली, माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। चुप, एकदम चुप, बेशर्म लड़की, अभी भी झूठ बोल रही है। तभी आरव गुस्से में बोलता है, यह क्या कर रही हैं आप? एक बार उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। माही सच कह रही है, वह मुझ पर बस गलती से गिर गई थी। तभी आकाश गुस्से से बोला, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरी बहन को अपने जाल में फंसा लिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तभी आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले ही माही की सास शीतल गुस्से से नीचे जाने लगती है। माही और आकाश भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। नीचे जाकर शीतल रूपा और पंकज को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समधन जी अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। तब पंकज माही से पूछते हैं। माही रोते हुए उन्हें सब बता देती है। पंकज शीतल जी और उदय जी से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, यह सब गलत फहमी है, आप सबकी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी माही कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तभी आरव भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं सुनते। यहाँ तक कि रूपा और आकाश भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पर वह दोनों उनकी भी नहीं सुनते। बल्कि उदय गुस्से से अपने बेटे से बोलते हैं, चलो राज बेटा, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, ये शादी हम यहीं तोड़ते हैं। अब यह बारात वापस जाएगी। तब राज भी मंडप से उठ जाता है और फिर वह तीनों जाने लगते हैं। यह देखकर पंकज जी को हार्ट अटैक आ जाता है। सब दौड़कर उनके पास जाते हैं, पर फिर भी उदय, शीतल और राज वहां एक पल भी नहीं रुकते, बल्कि वह अपने मेहमानों के साथ वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक पंकज जी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उनका इलाज होता है। सब हॉस्पिटल में एक बेंच पर उदास बैठे होते हैं। माही और रूपा रो रही थी और आकाश गुस्से से बस आरव को ही घूर रहा था। इधर कार्तिक और रानी घर पर ही रुके होते हैं, क्योंकि सब अस्पताल में थे, घर पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो आकाश बाकी सब जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, मेरे बाबा अब कैसे हैं? आकाश बोला। तब डॉक्टर बोले, पहले से अब उनकी हालत ठीक है। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? माही बोली, हाँ ज़रूर, पर उनको ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। जी डॉक्टर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे, रूपा बोली। तब चारों अंदर जाने लगते हैं। तभी आकाश आरव को रोक देता है और बोलता है, तुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तेरी ही वजह से बाबा की ये हालत हुई है। यह कहकर वह अंदर चला जाता है और आरव वहीं खड़ा रहता है और सीधे आरव बेंच पर बैठ जाता है और सोचता है,
यह सब क्या हो गया भगवान। 2 दिन बाद पंकज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वह घर आ जाते हैं, पर वह अभी भी सदमे में होते हैं। उनकी बेटी के साथ जो हुआ, इस वजह से वह काफ़ी परेशान होते हैं। वह बाहर कुर्सी पर बैठे होते हैं कि तभी रूपा आती है। उनके कंधे पर हाथ रखती हुई बोलती है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। मैं कैसे परेशान ना हूँ रूपा, मेरी बच्ची की शादी टूट गई, उसकी बारात वापस चली गई और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ। बेचारी पर क्या बीत रही होगी। बाहर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पंकज रोते हुए बोलते हैं। तब रूपा एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, आप सही कह रहे हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं बताइए। आप जितनी चिंता करेंगे उतनी ही आपकी सेहत खराब होगी। मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र है, मेरा दिल भी रोता है उसके लिए, लेकिन हम क्या करें, जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकते ना। कार्तिक वहीं खड़े होकर यह सब सुन रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अपने कमरे में वापस आ जाता है। तभी आरव पूछता है, कार्तिक तू कहाँ गया था। नहीं आरव, बस बाहर थोड़ा टहल रहा था। तब आंटी और अंकल की बातें सुनी, वह बहुत परेशान है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। तब आरव बोला, हाँ कार्तिक, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम चाह कर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते यार। चल अब जल्दी पैक कर ले, ही यहाँ से निकल रहे हैं, तब तक हम यहाँ रहेंगे। हाँ यार तू सही कह रहा है, हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों बैग पैक करके बाहर आते हैं। तभी पंकज बोलते हैं, अरे बेटा तुम लोग जा रहे हो। हाँ अंकल, बहुत दिन यहाँ रुक गए, अब चलते हैं, आरव बोला। तभी आकाश आता है और जोर से ताली बजाते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब यहाँ से जा रहे हो। तब पंकज बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आकाश, सही तो बोल रहा हूँ बाबा, इसी की वजह से ही आज मेरी बहन की ये हालत है। दरवाजे से बारात वापस चली गई, आपको हार्ट अटैक आया, इस सब का जिम्मेदार ये आरव है। यह सुनकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वह गुस्से से बोलता है, यह क्या बकवास कर रहे हो आकाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। क्या कहा था तुमने कि मैंने तुम्हारी बहन को फंसाया था। अरे सच तो यह है कि तुम्हें ही अपनी बहन पर भरोसा नहीं है और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तभी आकाश गुस्से से बोलता है, देखा बाबा, मैंने मना किया था ना आपको, इन शहरी लोगों पर भरोसा मत कीजिए, पर आप नहीं माने। इससे पहले भी आपने एक शहरी की मदद करी थी, क्या किया था उसने, याद है ना आपको। मेरी बहन माही पर बुरी नज़र डाली थी और आज फिर आपने इन शहरी लोगों पर भरोसा किया और इन लोगों ने मेरी बहन की शादी तोड़वा दी। इस आरव की वजह से माही की शादी टूटी। तब पंकज जी बोले, आकाश तुम आरव को गलत समझ रहे हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो पूछिए इस आरव से कि ये माही के रूम में क्या कर रहा था, क्यों भागा था ये वहाँ। तब पंकज और रूपा दोनों आरव को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। अब आरव सोचता है कि क्या करूं, क्या बोलूं इन्हें कि मैं रानी से बचने के लिए ऊपर गया था, कैसे बोलूं यार। आरव सोचता ही रहता है कि तभी आकाश बोलता है, यह क्या बोलेगा बाबा, इसके पास तो जवाब ही नहीं है। यह शादी तोड़वाने के इरादे से माही के कमरे में गया था। यह सुनकर तो आरव को गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह आकाश की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की। मैं कब से सुन रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाते जाओ। तभी कार्तिक और पंकज आकर आकाश को आरव से छुड़ाते हैं। आरव छोड़ उससे कार्तिक बोलता है। तभी पंकज जी बोलते हैं, यह क्या कर रहे हो आरव, बस करो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अगर तुम ऊपर माही के कमरे में गए होगे तो उसका कोई कारण होगा।
तब आरव बोला, थैंक यू अंकल, मुझ पर भरोसा करने के लिए। तब आकाश गुस्से से बोलता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आप अभी भी इस पर भरोसा करते हैं? आपने देखा ना इसने कैसे मेरा कॉलर पकड़ा। तब पंकज बोले, हाँ देखा, उकसाया भी तुमने ही था उससे। आकाश गुस्से से मुंह बना लेता है। तभी पंकज आरव से बोले, बेटा आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, पर पता नहीं तुम वो दे पाओगे या नहीं। तब आरव बोला, नहीं अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एक बार मांग कर तो देखिए, मैं वादा करता हूँ आपको मना नहीं करूँगा। तब पंकज एक लंबी सांस भरते हैं और बोलते हैं, आरव बेटा मेरी माही से शादी कर लो। यह सुन तो आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कार्तिक तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। आकाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रानी तो सदमे में चली जाती है। रूपा को थोड़ा सुकून मिलता है। तब आरव बोलता है, आपको पता भी है अंकल कि आप क्या बोल रहे हैं? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये शादी मैंने तोड़वाई है। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है कि तुमने यह नहीं किया है। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। लोग बाहर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वह उनका नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे में कोई उससे शादी नहीं करेगा। उसकी हालत तो देख रहे हो ना तुम, ना ढंग से खा रही है और ना सो रही है, बस खुद को कमरे में बंद करके रखा है। कृपया मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वह हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी आरव बोलता है, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी कार्तिक बोला, अंकल आप उससे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं। शादी कोई छोटा डिसीजन नहीं होता, यह बहुत बड़ी बात है, उसकी ज़िंदगी भर का सवाल है, वह कैसे हाँ कर दे। तभी आकाश बोला, देखा बाबा आपने इन लोगों की मदद करी, इस पर कार्तिक की जान बचाई और बदले में इन्होंने क्या दिया आपको। इसीलिए कहता हूँ कि किसी का भला मत कीजिए, खासकर इन शहरी लोगों का, यह बहुत मतलबी होते हैं। कार्तिक ने तो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। उसे आकाश पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी पंकज बोले, चुप करो आकाश, बहुत बोलने लगे हो। तभी रूपा गुस्सा करती हुई बोलती है, सही तो बोल रहा है मेरा बेटा, इसमें गलत क्या है? आपने इनकी मदद करी और बदले में इन्होंने क्या किया? आपकी बातों को नकार दिया। तब आरव अपना बैग वहीं रख कर बाहर आ जाता है। कार्तिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। आरव आकर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। कार्तिक भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, आरव तू परेशान मत हो और तुझे ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। फिर भी ये लोग तुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जानता हूँ कार्तिक, आई विश कि मैं कल दोपहर में ही यहाँ से निकल गया होता, तो यह सब होता ही नहीं। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।